हाय नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं वंदना वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो हमारी जो क्लास चल रही है सीटेट ईवीएस के लिए, तो आज का जो टॉपिक है वो है जल। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बना है। ठीक है, इस टॉपिक से मान लीजिए आपको 2 नंबर तो मिल ही जाएंगे आराम से, 1 या 2 नंबर। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पृथ्वी की सतह का 3/4 मतलब 3/4 भाग, लगभग 71% भाग जो है वो जल से ढका हुआ है। और कितने प्रतिशत स्थल है? तो हमारा 29% स्थल है। पूरी पृथ्वी पर अगर हम बात करें जल की, तो 71% भाग जो है वो जल का है और 29% स्थल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर जल को बाँटा जाए, जल को अगर बाँटा जाए कि कितने जो जल हैं वो पीने योग्य है, कितने पीने योग्य नहीं है, तो 2 प्रकार में हम जल को बाँट सकते हैं, एक लवणीय जल और एक अलवणीय जल। लवणीय जल वो होते हैं जो खारे पानी होते हैं, जो समुद्र और महासागरों में मिलते हैं। तो ये हमारे हो गए लवणीय जल, जो नमक जिसमें क्या होता है, लवण मतलब होता है कि नमक, लवण का क्या अर्थ होता है? नमक, मतलब जो खारा पानी होता है। मीठा पानी मतलब अलवणीय मीठा पानी, इसमें नमक नहीं होती है, साधारण पानी होता है, पीने योग्य होता है। तो जो लवण युक्त पानी है मतलब कि नमकीन पानी है, ये लगभग जो हमारा 71% है, अगर हम उसको 100% मान लें, तो उसमें से 97.3% जो जल है वो क्या है, वो लवणीय है और महासागरों में पाया जाता है खारा पानी। ठीक है, अलवणीय मतलब मीठा जल जो पीने योग्य है, अगर उसकी हम बात करें तो 2.7% जल ही क्या है, वो पीने योग्य है। अब ये जो 2.7% है, इसको अगर देखा जाए तो इसमें से भी क्या है कि कई रूपों में मिलेगा हमें, डायरेक्ट नहीं कि हम 2.7% हम पीने योग्य ही हमारे हैं। कई रूपों में ये भी मिलेगा, जैसे कि बर्फ़ के रूप में, तो 2% तो हमारा बर्फ़ के रूप में मिलेगा, क्योंकि जो अ, पर्वत पहाड़ पर बर्फ़ जमी होती है, वो कितने होते हैं? 2% है, वो मीठा पानी ही है, वो रहता है। और फिर भूमिगत जल, जिसे हम मोटर या नलकूप के द्वारा निकालते हैं, जिसको भूमिगत जल बोलते हैं, तो वो 0.68% है। नदी और झील के रूप में 0.0001% है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए जल। हमने देखा कि पृथ्वी के कितने भाग पर जल है, कितने पर स्थल है, और कितना पीने योग्य है, कितना पीने योग्य नहीं है, और कौन सा जल जो है वो लवणीय है, जो समुद्र में पाया जाता है या महासागरों में पाया जाता है, वो जल क्या होता है? लवणीय होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जल चक्र की। तो जल चक्र क्या है? तो जिस प्रक्रिया में जल लगातार अपना स्वरूप बदलता रहता है, ठीक है, और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच घूमता रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? जल कहते हैं। तो जो जल चक्र है उसमें क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश में क्या होता है कि जो हमारे नदी, तालाब, झरने, महासागर, इन सब से जल जल जो है इसका वाष्पीकरण होता है। जब सबसे पहले क्या होगा, अगर जल चक्र की पहली स्टेज की बात करें हम, तो सबसे पहले वाष्पीकरण होगा। उसके बाद में जल क्या होगा, वो ऊपर जाएगा, मतलब बादल में, आसमान में चला जाएगा। वहाँ पर जल का संघनन होगा। तो संघनन होने पर क्या होगा कि संघनन होगा, उसके बाद में बादल बनेंगे और फिर वर्षा होगी। तो जो जल ऊपर गया था वही क्या है, बारिश के रूप में फिर नीचे आ जाता है। ठीक है, जल जैसे जो ऊपर गया समुद्र से, महासागरों से वाष्पीकरण होके, फिर वो संघनन हुआ, संघनन होने पर बादल बना, बादल बना, उसके बाद में फिर बारिश हुई। तो जो जल वो गया था हमारा, मतलब कि वाष्पीकरण के माध्यम से, वही पानी मतलब बारिश के रूप में फिर नीचे आ जाता है, मतलब रिसाइकिल होता रहता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। जिसकी आज जो पानी हम यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए कि हरियाणा में जो सिंचाई का काम, जो पानी सिंचाई के लिए उपयोग किया जा रहा है, वो पानी कुछ समय पहले कहाँ का पानी है? वो बंगाल की खाड़ी का पानी है। क्योंकि ये जो जल चक्रण है, ये थोड़ी कि हाँ, ये समुद्र का पानी वाष्पीकृत होकर ऊपर गया, आसमान में गया, तो वही समुद्र में ही गिरेगा, वो कहीं भी जा सकता है वो ना। तो ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब लवणता कहते किसे हैं? तो अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो 100 मतलब 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा लवणता कहलाती है।
लवणता किसे कहते हैं? तो 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा क्या कहलाती है? लवणता कहलाती है। औसत लवणता क्या है? तो महासागरों की औसत लवणता मतलब 25 भाग प्रति हजार ग्राम होती है। मतलब कि एक एक किलो मतलब 1000 ग्राम 1 किलो ही तो होगा। तो इसमें कहा गया है कि 1000 ग्राम पर 1000 ग्राम का जो 35वां भाग है वो नमक होगा, ये बताया गया है। और महासागर में क्या होता है कि जो महासागर हैं उसमें 1000 अगर आप 1 लीटर पानी लेंगे तो उसमें 35 ग्राम नमक निकलेगा आपका महासागर में, ये बात कही गई। अब हम मृत सागर की बात कर लेते हैं। ये सागर नहीं है, झील है एक, ठीक है। इसका नाम है मृत सागर, ये इज़राइल में है। तो ये हमारा एनसीईआरटी से लिया गया है। इसको पढ़ लेते हैं कहानी की तरफ। मृत सागर, वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है। ऊपर जो अभी मैंने आपको लवणता और औसत लवणता बताई वो महासागर की बात की गई है। यहाँ पर अगर हम जो बात करेंगे वो इस झील की बात की जा रही है। आप ये ना सोचें कि वहाँ पर आपने अलग डाटा बताया था, यहाँ आप अलग बता रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए ये चीज़। वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर जो झील है दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक। वहाँ क्या कहा गया था? वहाँ कहा गया था कि 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम पानी में आपको मिलेगा कितना? 35 ग्राम नमक मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो मृत सागर है इसमें कहा जा रहा है कि अगर आप 1 लीटर पानी उसमें से निकालें तो आपको 300 ग्राम नमक मिलेगा, ठीक है। क्या इतना क्या इतना नमकीन पानी चख भी पाओगे? बहुत ही कड़वा लगेगा। सबसे मज़े की बात तो यह है कि मृत सागर हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों, क्योंकि उसका जो पानी का जो घनत्व है वो ज़्यादा हो जाएगा, नमक की मात्रा ज़्यादा है। जैसे आराम से लेटो। याद है नींबू को तुमने नमक के पानी में तैराया था? हाँ, जैसे हम लोग बचपन में जब बुकें पढ़े होंगे तब सभी ने ट्राई किया होगा कि आपके टीचर ने बताया होगा कि अगर हम नमक वाले पानी में नींबू को डालें तो नींबू तैरता है। तो घर पे आके लगभग सभी ने किया होगा। ये देखिए महाराज कैसे ये जो हैं ये लेटे हुए हैं आराम से। ये मृत सागर का दिखाया गया है कि आप ऐसे बिना किसी चीज़ के, ना ही आप मतलब कुछ भी आप नहीं नीचे डालें, केवल पानी के ऊपर ही आप ऐसे लेट सकते हैं, आप डूबेंगे नहीं उसमें, ठीक है। तो ये हो गई मृत सागर की बात। और यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन बनेगा मैं आपको बता दे रही हूँ क्या बनेगा यहाँ से। तो जो क्वेश्चन बनेगा आपका यही पूछा जाएगा। ये पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी झील है जहाँ पर मनुष्य नहीं डूबता है? तो मृत सागर है। और जो इसमें मात्रा बताई गई है 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक वाली, ये आपसे पूछा जाता है। और एक मृत सागर जो झील है कहाँ पर है? तो इज़राइल में है। कौन सी ऐसी झील या सागर है ये पूछ सकता है। तो ये चीज़ें आपका यहाँ से ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। तो अगर हम जल दिवस की बात करें कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। अब 22 तारीख आई है तो हम भाई अगले महीने की भी बात कर लेते हैं। तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, आपका दिवस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ हम दांडी यात्रा की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बना हुआ है। और हम लवणता की बात करें, लवण की, तो यहाँ भी नमक की बात ही की जा रही है। तो ये चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। ये क्या है? दांडी यात्रा। दांडी यात्रा यह घटना 1930 की है। कब की है? तो 1930 की है। भारत की आज़ादी से पहले बहुत सालों से अंग्रेजों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई हुई थी। ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया। इस कानून से तो लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे। जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या किया? नमक बनाने पर रोक लगा दिया, ठीक है। और ऊपर से जो नमक था उस पे टैक्स भी लगा दिया। भाई नमक काफ़ी महंगा हो गया। तो जो लोग घर के यूज़ के लिए भी लोग नमक नहीं खरीद पा रहे थे, अब उन्होंने काफ़ी महंगा कर दिया तो कैसे खरीदेंगे? तो गांधी जी ने क्या किया? उन्होंने कहा कि जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उन पर तो कोई बंदिश नहीं लगाया जा सकता, उसको सभी यूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नमक नहीं बना सकते थे, भला बताओ नमक जैसी चीज़ के बिना गुजारा कैसे हो?
लोगों को मजबूरी में दुकानों से महंगा नमक खरीदना पड़ता था। इस बात से लोग बहुत नाराज़ थे कि नमक जो है वो हमें खरीदना पड़ रहा है, वो भी इतना महंगा। इस बात से लोग बहुत नाराज़ थे। गांधी जी का कहना था, जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है, जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र, ये क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा जाएगा कि कहाँ से शुरू किए थे, तो अहमदाबाद साबरमती आश्रम था। अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि इन्होंने कब तोड़ा, कहाँ से शुरू किया, तो 1930 की ये बात है। अहमदाबाद साबरमती आश्रम से इन्होंने शुरू की थी ये यात्रा, ठीक है।